की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। माफिया अतीक और उसके भाई की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड हुई मंजूर। वहीं यूपी एसटीएफ ने 3 अन्य आरोपियों को एनकाउंटर में किया ढेर। शिवपुर स्थित सपा नेता के होटल को वीडियो ने किया सीज। सुसवाई स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मना वैशाखी पर्व। और हनुमत लला के दरबार में आयोजित संगीत समारोह की तीसरी निशा में कलाकारों ने प्रस्तुतियों से किया मंत्रमुग्ध। और अब खबरें विस्तार से। माफिया अतीक और उसके भाई की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हुई। वहीं यूपी एसटीएफ ने 3 अन्य आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। सीजेएम कोर्ट से रिमांड की अवधि कम करने की भी अपील की गई। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के शिकंजे में माफिया भाई हैं। वहीं यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। झांसी में असद के साथ शूटर गुलाम भी एनकाउंटर में मारा गया है। प्रयागराज कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी के दौरान जब उसको असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। इसके अलावा अशरफ भी हैरान रह गया। उमेशपाल हत्याकांड में शूटर असद और गुलाम दोनों ही फरार चल रहे थे। यूपी पुलिस की ओर से दोनों के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। झांसी में यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसीपी नवेंदु और डिप्टी एसीपी विमल के नेतृत्व में हुए एनकाउंटर में दोनों को ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ को असद और गुलाम के पास से एक ब्रिटिश रिवॉल्वर और पिस्टल बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि असद और मोहम्मद गुलाम झांसी में पारिछा डैम के पास छिपे हुए थे। पारिछा डैम झांसी में बड़ा गांव और चिरगांव थाना क्षेत्र के बीच में है। इसी इलाके में दोनों छिपकर बैठे हुए थे। पुलिस टीम अभी भी इलाके में कॉम्बिंग कर रही है। यूपी एसटीएफ ने झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में एनकाउंटर किया है। आप क्या कर रहे हैं? पीछे हल्को से ऐसा हो हटो पीछे वहीं प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी तक भी पुलिस पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी झांसी के पारिछा डैम के पास जंगल में घेरकर मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। वहीं उमेशपाल की पत्नी जयापाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करती हूं। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी के सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। इंसाफ हुआ है। पुलिस ने बहुत सहयोग किया। के लड़के असद का इनकाउंटर हुआ है, गुलाम का इनकाउंटर हुआ है। कितनी खुशी की बात है। कितने पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी
प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है, प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है, वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे तो। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। शिवपुर स्थित सपा नेता के होटल को वीडीए ने सीज किया। शमन शुल्क न जमा करने का हवाला देकर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शिवपुर में सपा नेता का होटल सीज कर दिया। होटल सीज करने से पहले उसमें ठहरे अतिथियों को बाहर किया गया। इस होटल का निर्माण वर्ष 2012 में हुआ था, जिसे 10 साल बाद सीज किया गया है। शिवपुर में बाबतपुर एयरपोर्ट रोड पर सपा नेता ओपी सिंह का होटल और रेस्टोरेंट है। इसका नक्शा पास कराने के लिए वर्ष 2012 में एक मुश्त समाधान योजना के तहत वीडीए में 5 लाख रुपए जमा कराए गए। इसके बाद फाइल बंद कर दी गई। 31 मार्च को वीडीए की तरफ से नोटिस जारी करके 10 लाख रुपए का शमन शुल्क जमा कराने का निर्देश दिया गया। 3 अप्रैल को होटल प्रबंधन ने नोटिस का जवाब दिया और 1 महीने का समय मांगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुधवार को वीडीए की प्रवर्तन टीम होटल पहुंची और उसे सील कर दिया। उधर कार्रवाई की सूचना पर अधिवक्ताओं का दल बातचीत के लिए वीडीए भी पहुंचा। सपा नेता ओपी सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी से मेयर पद का मजबूत दावेदार हूं, परेशान करने की नीयत से कार्रवाई की गई है। लंबे समय से होटल चल रहा है, कोई नया निर्माण नहीं चल रहा है। ईडी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ का नक्शा अप्रूव नहीं है 2012 से, जबकि यहाँ के मालिक के द्वारा वो रिसिप्ट पड़ी है जिसमें पैसा जमा किया गया, जो उन्हीं के कार्यालय के आदेश से पैसा जमा किया गया। 2012 से लेकर आज तक नक्शे को लेकर के कोई भी नोटिस नहीं दी गई है। पहली नोटिस जारी की गई है जिसके बाद इसको ये सीज करने चले आए हैं, जो कि एक तरीके से इर्रेगुलरिटी है। अगर विभाग को इस बात की जानकारी है कि इस भवन का पैसा जमा हो रहा है, तो इस बात की भी जानकारी होगी कि नक्शा अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर नहीं था तो आज तक चल कैसे रहा था, और आज तक चल रहा है तो ये हमारे व्यवहार नहीं करना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए। तमाम अतिथि हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको तुरंत के तुरंत तो निकाला नहीं जा सकता किसी को भी। तो एटलीस्ट 48 घंटे का समय दे, 1 हफ्ते का समय दे, ताकि हम अपना पक्ष रख सके, अपनी चीज़ों को दे सके। और नक्शे को लेकर के कितनी नोटिस इन्होंने दी है, लीगली 3 देनी चाहिए, दी है नहीं दी है वो विभाग बता दे। कम से कम यहाँ के अतिथियों को निकालने का तो समय मिलना चाहिए। इनका कहना है कि अभी तक कोई नोटिस भी नहीं दी गई। जी नहीं, वो खुद एडमिट कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए तो उनका कहना है कि नक्शे को लेकर के हमने 2012 से लेकर आज तक कोई नोटिस नहीं दी। तो बिना नोटिस से कार्रवाई करना उस बेसिस पे, जबकि आप पैसा भी हमसे ले चुके हैं, 10 लाख के बकाये में 5 लाख आप जमा करा चुके हैं, तो ये इलीगल है। और अभी हमको कचहरी में थे तो सूचना मिली कि यहाँ बीडीए का प्रवर्तन दल आया हुआ है। शिवपुर पे हमारा एक उनका होटल है, उसी पे हम लोग आए तो पता चला कि 2012 में हमारे द्वारा बीडीए की एक योजना के तहत आई थी, एक मुफ्त समाधान योजना। उसके तहत हमने 5 लाख रुपया जमा भी कर दिया। बीडीए के सामने नक्शा सारा चीज़ हमारा दाखिल था। उसके बाद बीडीए ने कोई नहीं कार्रवाई की, न तो मुझे नोटिस दिया। 31 मार्च को बीडीए द्वारा मुझे एक नोटिस दी गई कि आप आकर के समन शुल्क जमा करके इसका निर्धारण करें। तो हम लोगों ने बीडीए के सामने 3 तारीख को एक उसका जवाब लगाया, जो वहाँ स्वीकार किया गया, रिसीव कराया गया। उसमें हमने 30 दिन का समय मांगा था कि 30 दिन का समय करके आप अपना समन शुल्क निर्धारित करके बनाएं, ताकि हम अपना सारा चीज़ दाखिल करके बीडीए का ड्यूज मैं क्लियर कर सकूं। लेकिन ये लोग जबरन कर किए, जबकि सारे कमरे में अतिथि भरे हुए हैं और उनको तत्काल हटाना संभव नहीं है, क्योंकि उनको तत्काल कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। हम कि बीडीए हमको 10 दिन का मौका दे, हम जो भी कानूनी प्रक्रिया है बीडीए के सामने पेश कर दे रहे हैं, उसके बाद जो भी सक्षम प्राधिकरण होगा निर्णय लेगा, मुझे मान्य होगा। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में वैशाखी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वैसाखी 2023 का आयोजन नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल द्वारा सुसवाही स्थित विद्यालय के
केशव सभागार में किया गया। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय प्रशासन के सभी सदस्यों प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय की गरिमामय उपस्थिति में मां विद्यादायिनी सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्वेता ने किया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रधानाचार्य ने बैसाखी पर्व के महत्व से सभी को अवगत कराया। उसके बाद कक्षा 4 के विद्यार्थियों अनन्या, आहना, अपर्णा, नव्या और उनके साथियों ने नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी बच्चों ने नाट्य मंचन किया। कार्यक्रम का समापन समन्वयक जूनियर विंग्स असीम घोषाल ने किया। दरबार में आयोजित संगीत समारोह की तीसरी निशा में कलाकारों ने प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध कर दिया। संकटमोचन संगीत समारोह की तीसरी निशा में कलाकारों ने अपने गायन, वादन व नृत्य की प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध कर दिया। पद्मभूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट की वीणा की झनकार से हनुमत दरबार झंकृत हो उठा। वहीं कलाकारों ने ओडिसी राग भैरवी समेत शास्त्रीय संगीत परंपरा की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर विश्व शांति व लोक कल्याण की गुहार लगाई। विश्वमोहन भट्ट व सलील भट्ट ने मोहन वीणा व सात्विक वीणा पर जुगलबंदी की। वह प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना संचिता भट्टाचार्य ने अपनी नृत्य शैली से मां अंजना प्रकरण की प्रस्तुति दी। उन्होंने राम भक्त हनुमान के जन्म से लेकर रामदूत बनने तक की कथा के अनछुए प्रसंगों को अपने नृत्य के जरिए चित्रित किया। ये देख दर्शक भाव विभोर हो उठे। इसके अलावा अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से राम भक्ति, गीत, संगीत की ऐसी रसधारा बहाई कि दर्शक उसमें गोते लगाते रहे। कार्यक्रम का संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। महंत विश्वंभरनाथ मिश्र ने कलाकारों का स्वागत किया। आपका पुराना लगाव रहा है और संकटमोचन के दरबार में मुझे लगता है कम से कम 25 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ। गिरिहाल। और इस बार जब आप 100वें महोत्सव में आ रही हैं संकटमोचन के, क्या विशेष आपने प्रस्तुत किया है? हमेशा जब मैं काशी में आती हूँ, यहाँ के हर एक जो दर्शक होते हैं, एक एक को मैं 100 गिनती हूँ। इतना अनुभवशाली है और इतना संगीत नृत्य के रस में और भक्ति रस में वो भीनी हुई है। तो काशी में लोगों को अच्छा लगा तो मानो कि एकदम ऐसे टेस्ट हो गया। और संकटमोचन भगवान जी ने यहाँ पे संकटमोचन जी की सेवा करने के लिए तीसरे बार मौका दिए मुझे। नृत्य तो मेरा सेवा है, नृत्य मेरी माध्यम है, नृत्य मेरी पूजा अर्चना का माध्यम है। तो इस बार
आप जैसे कि देखा श्री रामचंद्र कृपालु भजमना, उसमें पूरी रामायण छोटे से बोलने की कोशिश की, अहल्या माँ की कथा सुनाई। उसके साथ साथ इस बार हनुमान जी के ऊपर एक नई प्रस्तुति मैंने की जो कि थोड़ी सी अलग, और ये कंपोज किया है और कॉन्सेप्चुअलाइज किया है सृजन चैटर्जी। यहाँ पे हनुमान जी वहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे माँ अंजना ने शिव जी से वर मांगा, जब उनको पुत्र नहीं हो रहा था, वर मांगी कि आप जैसे ज्योतिर्मय और आप जैसे शक्तिशाली, आप जैसे क्या बोलूँ, बल बुद्धि विद्या चेतना, ऐसे सब कुछ मिला के अगर आप मेरे कोख में संतान बन के आ जाए, और वही आए हनुमान जी। एकदम माँ तो हकबका गए, एकदम स्वर्णाभा जैसे आभा माँ ने देखी थी जब भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने मांगा था शिव जी से कि आप आ जाओ मेरे संतान बन के। फिर माँ तो माँ ही है, माँ को अब हनुमान जी तो थोड़े ही दिन में एक छलांग, वो छलांग इतना जोर छलांग कि माँ की दृष्टि के दूर छलांग, माँ की दृष्टि तक नहीं पहुँच रही है। माँ की चिंता, वो सूरज को खा लिया तो मुंह जल जाएगा, ये नहीं कि सूरज गायब हो जाएंगे। माँ तो माँ ही है। तो ऐसे करते करते हनुमान जी जब बड़े हो रहे तब उन्होंने एकदम पूरा शरीर एकदम क्या बोलते पहाड़ जैसे, द श्रेष्ठ बलबीर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ज्ञानीनम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी वो सबसे ज्ञानी। और रामायण कथा होता ही नहीं अगर रामदूत हनुमान नहीं होता। सीता माँ तक वो अंगूठी पहुँचाना, या गंधमादम उठाना, या पंचमुखी हनुमान होके राम लक्ष्मण को उद्धार करना, ये जो भी है हनुमान जी नहीं होता तो रामायण नहीं होता। और आज भी जहाँ पे राम नाम होता है वहीं पे हनुमान जी स्वयं पहुँच जाते। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के अन्य कुछ ऐसे देशों में जहाँ सुबह और शाम का भारत का बड़ा उल्टा रिश्ता है, जब यहाँ सुबह होती है तो वहाँ रात होती है, तो आपकी सुबह जो है अब रात में होने लगी है, कुछ ऐसा है क्या? हाँ जी, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स तो 200 स्टूडेंट्स है, एक टीम पूरा है, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है। और पिछले साल मैंने वो NABC होता है नॉर्थ अमेरिका में, वो बंगाली एसोसिएशन का बहुत बड़ा, वो लास्ट ईयर उनका 42 इयर्स था। NABC को माना जाता है विश्व के एथनिक फेस्टिवल के सबसे बड़ा फेस्टिवल, माने हजारों संख्या में लोग सारा विश्व से आते हैं। तो इसका असर कैसे पड़ा है आपको सुबह और शाम पर? तो उनमें पिछले साल भी जापोस थिएटर में मैंने 150 डांसर्स को ट्रेन किया। वो तो ऑनलाइन चलता है ना ट्रेनिंग, अंत में जाके वहाँ पे करूँगी। इस साल वो जिम वेलन जहाँ पे मिस यूनिवर्स होती है, वहाँ पे मेरी 50 डांसर्स फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका डांस करेगी। तो अभी तो जूम पे ही उनका सेशंस चल रहे हैं, तो दिन रात, और कहीं पे दिन कहीं पे रात, ऐसा तो चलता ही रहता है। लेकिन मैं अब सबसे बोल चुकी हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में इतना बजे और चाइना में इतना बजे मेरे को नहीं बोलोगे, मैं फिर कैलकुलेट करती, क्योंकि हमेशा तो मैं इंडिया से नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ ना, मैं कभी तो मैं यूएसए से बैठ के ऑस्ट्रेलियन टाइम कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ जहाँ पे मैं हूँ तुमको मैं बोल देती हूँ वही का टाइम कैलकुलेट करके। एक शर्त मेरी यही है मेरे हर एक स्टूडेंट से, तो मैं जहाँ पे हूँ अमेरिका में भी जिस जोन पे हूँ वहीं का टाइम कैलकुलेट करके तुम बोलोगे। नाटिमली स्थित रुद्र मुकुंद विलास में आयोजित श्री राम कथा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा निकाल कर किया गया। नाटिमली स्थित रुद्रा कॉम्प्लेक्स में 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलने वाली श्री राम कथा के उपलक्ष्य में कथा स्थल से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मानस विदुषी देवी चंद्रकला अयोध्या धाम के द्वारा राम कथा सुनाई जाएगी। वहीं शोभा यात्रा में 101 महिलाएं लाल परिधान में सर पर कलश लिए चल रही थीं। बड़ी संख्या में पुरुष भी जय जयकार के उद्घोष के साथ हाथों में ध्वज लेकर चल रहे थे। घोड़े पर चल रहे भगवान स्वरूप आकर्षण के केंद्र रहे। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राधेश्याम गुप्ता, प्रमोद अग्रहरी, संदीप गुप्ता, संजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे।
जय जय कर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आप भी भर देंगे हम जय श्री राम का मम्मा चलिए उसमें बैठा लीजिएगा। संजय जी, किस तरह का आज शोभा यात्रा निकाला जा रहा है? आज हम लोग ये श्री राम कथा का आयोजन है यहाँ पर, और उसी के लिए कलश यात्रा निकाला जा रहा, और हम लोग हिंदू धर्म को देखते हुए, इसको बढ़ावा धर्म को देते हुए ये यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। कई दिवसीय कथा है ये 10 दिवसीय कथा है। किसके द्वारा कथा ये शुरू होगा? ये अयोध्या से आई हुई जो है चंद्रकला देवी जी हैं, और उनके द्वारा ये कथा आज कही जाएगी। जो हम लोग का टाइमिंग है वो 3 से 7 की कथा की टाइमिंग रहेगी, और आज हम लोग की कलश यात्रा जो अभी निकाली जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU गायन विभाग में आयोजित कार्यशाला में प्रशिक्षुओं ने संगीत की कई बारीकियां सीखी। गायन विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला के तृतीय सत्र में कोलकाता से पधारी प्रशिक्षक गुरु काकोली मुखर्जी ने अपनी प्रस्तुतियों में शिव वंदना, दादरा, रागमिश्र पहाड़ी में भजन, गजल की प्रस्तुति की और प्रशिक्षकों को इसे सिखाया। साथ ही गायन की बारीकियों से भी परिचित कराया। इस अवसर पर प्रोफेसर शारदा वेलंकर, वीरेंद्र नाथ मिश्रा, डॉक्टर प्रेम नारायण, डॉक्टर रामशंकर सहित 100 से अधिक प्रशिक्षुओं ने कार्यशाला में संगीत की बारीकियों को सीखा। और अत्यंत प्रसन्नता के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे विभाग में व्यावसायिक विकास निधि एक योजना काशी हिंदू विश्वविद्यालय की है। उसके तहत शिक्षकों को कुछ राशि आवंटित हुई है जो वो अपनी इच्छा अनुसार किसी अकादमिक गतिविधियों में खर्च कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के हितार्थ ये मैंने अपने इस निधि से एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन 11 अप्रैल को था। हमारी प्रशिक्षक गुरु कोलकाता से पधारी हैं विदुषी काकोली मुखर्जी, जो उपशास्त्रीय गायन के क्षेत्र में महारत हासिल है जिनको, और वो विदुषी शिप्रा वसु जी की स्टूडेंट हैं, और अप्पा जी गिरजा देवी जी की वो तालीम उनसे भी ले चुकी हैं। तो उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है उपशास्त्रीय संगीत की कार्यशाला हेतु। हमारे यहाँ करीब 100-125 प्रशिक्षु यहाँ पंजीकृत हुए। उद्घाटन सत्र 11 को था। आज 13 तारीख उसका समापन सत्र है, जिसमें उन्होंने 3-4 उपशास्त्रीय रचनाएं, गज़ल, भजन इत्यादि सिखाई। और बच्चों से अभी हम लोगों की प्रस्तुति होने वाली है, जिसमें बच्चे अपना प्रस्तुति देंगे जो उन्होंने इन 3 दिनों में सीखा उनसे, और अंत में उनकी एक छोटी सी प्रस्तुति के संग इसका समापन करेंगे। और हमारे मध्य हमारे संकाय प्रमुख और संकाय और विभाग के सभी शिक्षकगण उपस्थित थे। समापन समारोह बहुत विशाल आयोजन हम लोग नहीं कर सके, बड़ी सादगी से इसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और भविष्य में 26 से 28 अप्रैल भी एक और कार्यशाला इसी निधि योजना के अंतर्गत आयोजित है, जिसमें दिल्ली की विदुषी रमा सुंदर रंगनाथन जी तशरीफ़ लाएंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल हमारे इस तरह की गतिविधियों को और बढ़ चढ़ के प्रसारित करेगा, ताकि हम लोगों का भी उत्साहवर्धन हो और विद्यार्थियों का भी उत्साहवर्धन हो। BHU भोजपुरी अध्ययन केंद्र में कविता का समय विषयक सेमिनार का आयोजन हुआ।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भोजपुरी अध्ययन केंद्र के सभागार में कविता का समय विषय पर विचार गोष्ठी के साथ बहुभाषी कविता पाठ का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिंदी विभाग के प्राध्यापक और भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने की। इस अवसर पर प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि कविता अपने समय में होकर भी समय के पार जाती है। कवि उस समय को रचता है जिस समय को कोई देख नहीं पाता। प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि इस जटिल, विकट और उलझे हुए समय में ये कविता के सांस्कृतिक पहचान का समय है। कविता अपने समय के भीतर होकर भी आने वाले समय से संवाद करती है। मुख्य वक्ता और प्रतिष्ठित कवि हीरालाल मिश्र मधुकर ने कहा कि साहित्य समस्त संस्कृति का मेरुदंड भी है, केवल समाज का दर्पण नहीं है। इस अवसर पर हीरालाल मिश्र ने हर समय चक्र के हस्ताक्षर नामक कविता का पाठ भी किया। विशिष्ट वक्ता और वरिष्ठ कवि हरे राम त्रिपाठी चेतन रहे। इस सत्र में हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, मैथिली, मराठी आदि भाषाओं में कविता पाठ किया गया, जिसमें सौम्या मिश्रा, मनोरमा, शिवानी, राहुल केशरी, एकता सागर, रोशन राजीव, शुभम कुमार, आशुतोष शर्मा आदि ने अपनी कविताओं का सुंदर पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन छात्र अंकित मिश्र ने किया। स्वागत वक्तव्य मानस पत्रिका के संपादक और शोधार्थी आर्यपुत्र दीपक ने दिया। सत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन शोध छात्र राकेश ने किया। इस दौरान सभागार में भारी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षकगण उपस्थित रहे। किस तरह का प्रोग्राम है? असल में आज भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में मानस पत्रिका के तत्वावधान में कविता का समय पर एक बातचीत रखी गई है और उसके साथ साथ बहुभाषी कविता पाठ भी रखा गया है। सबसे रोचक बात यह है कि केंद्र के इस सभागार में पहली बार बहुभाषी कविता पाठ के अंतर्गत 22 युवा कवि भाग ले रहे हैं, जिसमें मराठी के, बंगला के, हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के और भोजपुरी के कवि अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि नई पीढ़ी को, जो हमारी युवा पीढ़ी है और अन्य भाषाओं में जो लिख रही है, उसको कविता के बारे में बताना, क्योंकि कविता पाठ के ठीक पहले कविता पर एक परिचर्चा शामिल की गई है। उस परिचर्चा में शहर के, देश के वरिष्ठ जो ख्यात लब्ध लेखक हैं भोजपुरी के, हिंदी के, उनको बुलाया गया है, जिसमें कि हीरालाल मिश्र मधुकर, हरे राम त्रिपाठी चेतन, प्रकाश उदय, भूगोल विभाग BHU के सरफराज आलम लोग शामिल हैं, कुमार मंगलम जो युवा प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं। ये लोग शुरू में कविता के समय पर, कविता के स्ट्रक्चर पर, उसकी रचना प्रक्रिया पर पूरी बात करेंगे और उसके बाद बहुभाषी कविता पाठ शुरू होगा। तो असल में कविता पर बातचीत के तुरंत बाद कविता पाठ का आशय यह है कि जो नई पीढ़ी, इसमें आप देखेंगे BA के बच्चे हैं, MA के बच्चे हैं, रिसर्च के बच्चे हैं, हमारा जो फोकस है बिल्कुल जो युवा पीढ़ी है, जो युवतम पीढ़ी के रचनाकार हैं, वे अपनी कविताएं पढ़ें। तो जब उस विद्वानों का वक्तव्य सुनेंगे और कविता की रचना प्रक्रिया, उसके संरचना के बारे में वो समझेंगे, तो इसके बाद अपनी कविताओं में भी वो सुधार लाएंगे। और नई शिक्षा नीति का भी यही उद्देश्य है कि हम लोग धीरे धीरे बहुभाषी रचनाशीलता की ओर बढ़ें और अंतर अनुशासनिक जो कविता पाठ है उसको बढ़ावा दें, उसको प्रोत्साहित करें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा की। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब हर राजनीतिक पार्टियों ने भी कमर कस ली है। वहीं बात करें तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं वाराणसी में मेयर पद के लिए आनंद कुमार तिवारी को टिकट दिया गया है। वहीं टिकट पाने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान आनंद कुमार तिवारी ने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे टिकट दिया है, उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। आज आपकी अधिकृत घोषणा भी हो गई है। चुनौतियां बहुत हैं काशी में, कैसे पार पाएंगे इन चुनौतियों से? हम सुभाषपा के लोग हैं, हम लोगों चुनौतियों से लड़ने के आदी हैं। जैसे हम आज 20 वर्षों से जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जन सेवा हमारा मुख्य उद्देश्य है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव हम लोग भले लड़ते हैं, लेकिन मेन काम हमारा जन सेवा है, जिसे हम शुरू से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाएंगे आप? हमारे पार्टी की नीतियां आप लोग खुद जानते हैं, शराबबंदी, सामान्य शिक्षा का अधिकार, नाली खड़ंजा बिजली सब दुरुस्त कराना, जन जन तक
सरकारी योजनाओं को पहुंचाना, ये हमारे दल का मुख्य उद्देश्य है। एक तरफ अभी बीजेपी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, सपा का नहीं हुआ है, कांग्रेस का हुआ है नहीं हुआ है, आपकी जो पार्टी है सबसे पहले घोषित की है, तो जाहिर सी बात है कि आपको मौका ज्यादा मिलेगा लोगों के पास बात करने का। तो लोगों के बीच में किन मुद्दों के साथ जाएंगे, जीतने के बाद क्या वादे होंगे, क्या लोगों से आप कहेंगे? हम अपनी नीतियां बताएंगे लोगों से, जन जन तक अपनी नीतियों को पहुंचाएंगे। हम भाई बहन लोगों से गुहार करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दल में विश्वास करिए, एक बार हमको मौका दीजिए, ये कोशिश हम करेंगे, हम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी हम निकाय चुनाव में पहली बार लड़ने जा रहे हैं और स्वाभाविक है कि हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन हम अच्छा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। एक निजी बैंक ने नियमावली के तहत मृतक होमगार्ड की पत्नी को 30 लाख की राशि का चेक दिया। एक निजी बैंक की मकबूल आलम रोड शाखा ने नियमावली के तहत सारनाथ निवासी होमगार्ड भोला शर्मा को सैलरी अकाउंट सुविधा के तहत दुर्घटना बीमा क्लेम के रूप में मृतक की पत्नी रेनू को 30 लाख की राशि का चेक दिया। बैंक के क्लस्टर हेड दीपक झा ने बताया कि उनके बैंक में मृतक स्वर्गीय भोला शर्मा का सैलरी खाता था। उन्होंने बताया ड्यूटी में कार्यरत भोला शर्मा की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। इस अवसर पर बैंक के सर्किल हेड मनीष टंडन ने बताया कि बैंक के नियमों के तहत जिस भी होमगार्ड पुलिस का सैलरी खाता उनके बैंक में होता है, उसका बैंक के द्वारा बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के दुर्घटना बीमा किया जाता है। इसी नियम और आर्थिक सुरक्षा के तहत भोला शर्मा का भी 30 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किया गया था, जिसमें मृतक भोला ने अपनी पत्नी रेनू शर्मा को नॉमिनी बना रखा था। इसलिए मृतक की पत्नी को दुर्घटना क्लेम देने के लिए 30 लाख रुपए का चेक दिया गया है। चेक दिए गया। एक स्वर्गीय भोला शर्मा जी थे, हमारे यहाँ जवान थे, उनका खाता HDFC बैंक में था। हमारे विभाग की नीति है, अच्छी की नीति है एक तरह से, जिसमें प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाया गया है प्रायः सभी जिलों में, एक्सिस बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में और HDFC बैंक में। तो इनका खाता HDFC बैंक में था, तो HDFC बैंक की तरफ से आज 30 लाख रुपए उनके परिजनों को प्रदान किया गया, जिससे कि उनका भरण पोषण हो सके, वो कोई व्यवसाय कर सके। प्राइवेट बैंकों पे आप कितना भरोसा करना शुरू करेंगे जो ये कैजुअलिटी हुई है? और आपको भरोसा तो प्रदर्शन देख के किया जाता है, प्रदर्शन जिनका अच्छा है आप लोगों के सामने है कि उन्होंने एक तरह से खराब हो गए प्रकरण को भी सुधार कर अपनी साख मजबूत कर दी है। तो हम लोग सभी लोग, आप लोग भी देखते होंगे, सरकारी बैंक भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। आप जाएंगे वहाँ तो एक तरह लाल फीता ही रहती है, कोई पूछने वाला नहीं रहता है, और प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो आपको 4 लोग पूछेंगे कि आपका क्या काम है। तो इस तरीके से प्रदर्शन के आधार पर साख निर्मित होती है, तो इनका अच्छा है। सर, आज आपके लोग की तरफ से एक होमगार्ड को जो है चेक दिया गया है, किस तरह का अकाउंट उनके पास खुला हुआ था, क्या उस अकाउंट का प्रोसेस था? ये जो होमगार्ड्स हैं और पुलिस है उनके लिए हमारा ये है कि अगर जिनका अकाउंट हमारे यहाँ होता है और जिनकी सैलरी आती है, उन पर भगवान न करे अगर उनकी दुर्घटनावश में कोई मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को हम लोग 30 लाख रुपए का ये सहयोग राशि देते हैं। लास्ट मंथ हम लोगों ने जौनपुर में ऐसे ही किया था, और उसके पहले पुलिस में भी एक डेथ हुई थी, वहाँ पर भी हम लोगों ने 30 लाख प्लस 10 लाख जो डेबिट कार्ड का था 40 लाख का लास्ट ईयर भी एक पुलिस विभाग के कर्मचारी की डेथ हो गई थी, उनको भी दिया था। तो क्या सर, जो आपके यहाँ करंट अकाउंट जो या सैलरी कोई अकाउंट खुलता है, क्या उनके यहाँ कोई बेसिक आपके यहाँ कोई स्कीम चलता है इस तरह का, या ऐसे कुछ? हम लोगों का जो पुलिस है और जो होमगार्ड है ये समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज हम लोग निर्भीक सांस ले रहे हैं तो उनकी वजह से ले रहे हैं। जो हमारे बैंक के MD श्री शशि सर का ये है मार्गदर्शन है कि हम उनके लिए ज़रूर कुछ करें। तो जिनका खाता हमारे यहाँ होता है उनके परिवार के लिए हम ये चीज़ ज़रूर करते हैं कि जिनका खाता अगर हमारे यहाँ होगा, सैलरी आएगी और डेबिट कार्ड को यूज़ कर रहे होंगे तो 30 लाख वैसे भी मिलेगा और प्लस 10 लाख डेबिट कार्ड की यूसेज पे भी। ये सुविधा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए है कि जो प्राइवेट काम करते हैं? प्राइवेट काम के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं। पुलिस और होमगार्ड सबसे ज़्यादा दुर्घटना के लिए वो होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा है, प्राइवेट के लिए थोड़ा कम है। वो डिपेंड करता है कि इसका कौन सा खाता है। आज 12 अप्रैल को हमारे यहाँ एक दिवंगत होमगार्ड स्वर्गीय भोला प्रसाद शर्मा जी की विधवा रेनू शर्मा जी को रुपये 30 लाख का चेक जो है दिया गया। हमारे माननीय डिविजनल कमांडेंट श्री अजय पांडे सर जो हैं और HDFC बैंक के जो है रीजनल हेड और क्लस्टर हेड और जो है जोनल ऑफिसर सभी लोग उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में आज ये चेक दिया गया है। 30 लाख रुपए का चेक दिया गया है। इसके अलावा 5 लाख का हमारे विभाग की तरफ से और दिया जाएगा
और उनके जो पुत्र हैं, एक ही पुत्र हैं, और उनको हाई स्कूल पास करने के बाद विभाग में सेवायोजित भी किया जाएगा। रानीपुर मऊ के जनता इंटर कॉलेज में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। जनता इंटर कॉलेज रानीपुर मऊ में व्याप्त दुर्व्यवस्था के संदर्भ में प्रधानाचार्य चंद्रभान यादव को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मऊ के जिला आंदोलन प्रमुख प्रवीण सिंह ने बताया कि जनता इंटर कॉलेज रानीपुर मऊ के प्रधानाचार्य चंद्रभान यादव को विद्यालय के दुर्व्यवस्था पर 4 मांगों का पत्रक दिया गया है, क्योंकि बच्चों के द्वारा आए दिन शिकायत किया जाता था कि विद्यालय में शिक्षकों की समय से उपस्थिति एवं कक्षा में प्रवेश नहीं होता है एवं कॉलेज पर्यावरण संबंधित इत्यादि मांगों की संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है। यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा संगठन उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगा। वहीं मौके पर शिवम सिंह, राजन सिंह, ओम सिंह, रोशन सिंह, अजय चौरसिया इत्यादि मौजूद रहे। आज मैं जनता इंटर कॉलेज रानीपुर के विद्यालय में उनकी कुछ समस्याओं को लेकर प्रधानाचार्य से मुलाकात की, जिसमें ये समस्या थी कि कॉलेज का पर्यावरण बहुत ही गंदा हो चुका था। इस समस्या को लेकर हम प्रधानाचार्य से बात किए हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि विद्यार्थी बैठे हैं क्लास में, लेकिन अध्यापक जा नहीं रहे थे उनको पढ़ाने। तो इस समस्या को भी लेकर हम ज्ञापन दिए हैं प्रधानाचार्य जी से, और उनसे आश्वासन लिए हैं कि ये समस्या, जो भी समस्या है, इनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। अगर ये समस्या दूर नहीं होती है 2-3 दिनों में, तो हम विद्यार्थी परिषद के पूरे रूप से कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पे एक विशाल आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। माफिया अतीक और उसके भाई की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड हुई मंजूर। वहीं यूपीएसटीएफ ने 3 अन्य आरोपियों को एनकाउंटर में किया ढेर। शिवपुर स्थित सपा नेता के होटल को वीडियो ने किया सीज। सुसवाई स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मना वैशाखी पर्व। और हनुमत लला के दरबार में आयोजित संगीत समारोह की तीसरी निशा में कलाकारों ने प्रस्तुतियों से किया मंत्रमुग्ध। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।